गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन की रिएक्शन लगभग कंप्लीट कर ली थी, जिसमें अपन ने कॉन्जुगेशन को विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझा था, जिसमें अपन ने F प्लस मेल स्टेराइल स्ट्रेन और F माइनस फीमेल सेल में कॉन्जुगेशन करवाया। उसके बाद में अपन ने HFR सेल्स कैसे बनती है वो अच्छे से समझा। उसके बाद अपन ने F प्लस मेल प्राइम सेल, जिससे अपन सेक्स रिडक्शन की रिएक्शन बोल रहे थे, वो रिएक्शन भी अच्छे से समझी थी अपन ने। तो अपना जो कॉन्जुगेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्म होना यानी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना या बदलना ही क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन चर्चा कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे, इसकी खोज किसने की, कहाँ पे की, क्यों की, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में न्यूमोकोकस अर्थात डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के दो प्रभेदों को या स्ट्रेन्स को इंजेक्शन द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया और इंजेक्शन द्वारा मूसों के अंदर या माइस के अंदर ट्रांसफर किया। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में। किसमें? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अर्थात डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। इसके दो प्रभेद को बोलते हैं अपन स्ट्रेन्स की पहचान की। किसकी? न्यूमोकोकस, शॉर्ट में न्यूमोकोकस अर्थात डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, शॉर्ट में बोल दिया है न्यूमोकोकस, जिसका पूर्ण नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। इस बैक्टीरिया में उन्होंने दो प्रभेदों या स्ट्रेन्स को पहचाना, जिनको उन्होंने इंजेक्शन के माध्यम से किसमें एंटर करवाया? माउस में। इंजेक्शन के माध्यम से माइस, जिसे बोलते हैं अपन मूसे, में एंटर करवाया। ये जो दो प्रभेद थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में, इनमें से फर्स्ट तो था या जो पहला था, जो भी S3 टाइप का था, जो उग्र स्वभाव का,
उग्र स्वभाव का, रोग पैदा करने वाला। उग्र स्वभाव को बोलते हैं विरुलेंट। कैसा था? एस थर्ड, उग्र स्वभाव का और रोग पैदा करने वाला, डिजीज पैदा करने वाला था। उग्र स्वभाव को बोलते हैं विरुलेंट फैक्टर। इसके साथ ही यह स्मूथ सरफेस की कॉलोनी बनाने में का गुण रखता था, का गुण। यानी कि जो दो प्रभेद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से आइसोलेट किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, पहचाने थे, उन दोनों प्रभेदों को इंजेक्शन द्वारा चूहों में या माइस में एंटर करवाया। इन दो प्रभेदों में से या टू स्ट्रेन्स में से फर्स्ट स्ट्रेन एस थर्ड टाइप का था, जो उग्र स्वभाव या विरुलेंट फैक्टर था, जो रोग पैदा करने में भी सक्षम था। यह फैक्टर या स्ट्रेन स्मूथ सरफेस की कॉलोनी बनाने का गुण भी रखता था। ये तो एक फैक्टर की बात कर ली। दूसरा जो फैक्टर था वो था आर सेकेंड। यह फैक्टर इसके जस्ट अपोजिट, ये उग्र स्वभाव का था, यह नॉन विरुलेंट यानी कि अनुग्र स्वभाव, और रोग पैदा करने वाला था इस थर्ड। तो ये रोग पैदा करने वाला नहीं, यानी रोग पैदा करने में असमर्थ या असक्षम नहीं था। एस थर्ड तो पैदा कर सकता था, रोग डिजीज पैदा कर सकता था, लेकिन आर सेकेंड नहीं कर सकता था। यह स्मूथ नेचर की या सरफेस की कॉलोनी बनाने का गुण रखता था आर एस थर्ड, लेकिन आर सेकेंड रफ सरफेस की कॉलोनी बनाने का गुण। ठीक है, तो ये दो प्रभेद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से अलग किए थे, पहचाने थे, और इन दोनों प्रभेदों को एस थर्ड और आर सेकेंड को, जिनके कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन दोनों को माउस लेबोरेटरी में माइस के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रभेदों को प्रवेश करवा के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लगभग 4। और वो 4 कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे उनको पर डिटेल में जानेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपके? पहले भी ये आपके जो पॉइंट स्टार्ट हुआ है आज अपने टॉपिक, ये पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है इसमें। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने वो ये था विरुलेंट स्ट्रेन। इंजेक्शन द्वारा माइस में प्रवेश कराने पर, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? विरुलेंट स्ट्रेन को इंजेक्शन द्वारा माइस में एंटर करवा दिया। विरुलेंट स्ट्रेन कौन सा था? यानी उग्र स्वभाव का, रोग पैदा करने वाला एस थर्ड। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है विरुलेंट स्ट्रेन। तो क्या हुआ? माइस की डेथ हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जो विरुलेंट स्ट्रेन था ये रोग उत्पन्न करने वाला स्ट्रेन था या प्रभेद था, इसलिए माउस की बेचारे की डेथ हो गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? नॉन विरुलेंट स्ट्रेन लिया, यानी जो रोग पैदा करने में अक्षम था, सक्षम नहीं था। वो कौन सा था? आर सेकेंड, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन बोल रहे थे अपन उसे। तो माइस अप्रभावित
रहा, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो अपन ने स्ट्रेन प्रवेश करवाया है, एंटर करवाया है, वो रोग पैदा करने में सक्षम ही नहीं था, इसलिए माउस या माइस अप्रभावित रहा। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया, होल्ड करके निष्क्रिय किए गए विरुलेंट स्ट्रेन, यानी जो विरुलेंट स्ट्रेन था एस थर्ड, उसको गर्म करके या होल्ड करके निष्क्रिय कर दिया, फिर उसको माउस में एंटर करवाया, तो माइस अप्रभावित रहा, यानी माइस की या मूसों की डेथ नहीं हुई, क्योंकि अपन ने विरुलेंट स्ट्रेन को गर्म करके उसको निष्क्रिय कर दिया, यानी कि रोग पैदा करने के गुण को मार दिया है, इसलिए जो माइस है वो मरा नहीं, अप्रभावित रहा। फिर लास्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। कैसे, यहां पे नॉन विरुलेंट स्ट्रेन प्लस होल्ड करके इन एक्टिव किए गए विरुलेंट स्ट्रेन, यानी कि इन दोनों को साथ में करके एंटर करवाया माइस में इंजेक्शन द्वारा। एक तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड वाले को नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को, और एक थर्ड नंबर को होल्ड करके निष्क्रिय किए गए विरुलेंट स्ट्रेन को, इन दोनों को मिलाकर इंजेक्शन के माध्यम से माइस में एंटर कराया, तो बेचारी माइस की डेथ हो गई। तो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, उसके माध्यम से ग्रिफिथ ने ये बताया या ये स्पष्ट किया कि जब नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को होल्ड करके इनएक्टिव किए गए विरुलेंट स्ट्रेन के साथ किसी माइस के अंदर या मूसों के अंदर एंटर करवाया जाता है, तो ये जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है यह विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है आर सेकेंड, यह इसके प्रभाव के कारण एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण माइस की डेथ हो जाती है। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना बताया, कि यहां पर क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन हुई, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है किसका, होल्ड करके निष्क्रिय किए गए विरुलेंट स्ट्रेन का, अभी तक इसके पास जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होकर नॉन विरुलेंट स्ट्रेन में चला गया और इसको विरुलेंट स्ट्रेन में या एस थर्ड उग्र स्वभाव वाले प्रभेद में बदल दिया। इसी कारण इस माइस की डेथ हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने और इसे ट्रांसफॉर्मेशन की संज्ञा भी दी थी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगर कोई रेसिपिएंट सेल में कोई डीएनए, आउटर डीएनए एंटर करता है, अब डीएनए अपन जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड फाइबर होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड फाइबर होता है। जैसे कोई रेसिपिएंट सेल है, उसमें कोई आउटर डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, और वो आउटर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, अपन को पता है डबल फाइब्रिल डीएनए होता है। ठीक है, वो एंटर करवाते, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका पहले से इसका क्रोमोसोम है, राउंड क्रोमोसोम। अगर अपन इसमें बाहर से कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटर करवाते हैं तो उसका एक स्ट्रैंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा विघटित कर दिया जाएगा, और जो इसका एक स्ट्रैंड बचेगा वह अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स
इस बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनको रिप्लेस कर उनके स्थान पर समायोजित हो जाएगा। तो एक नए प्रकार के कैरेक्टर्स का समावेश होगा। तो मैंने कहा था कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना बताया। कैसे, इसको क्लियरली डायग्राम से समझ लेते हैं अपन। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है, ठीक है। ये अपन ने बाहर से एक इंजेक्शन के माध्यम से मान लो एक आउटर डीएनए इंटर करवाया है, जो भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। ये है आउटर डीएनए, ये है बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्या होगा, ये बैक्टीरियल जीनोम या डीएनए या राउंड क्रोमोसोम। अब मैंने कहा कि ये डबल स्ट्रैंडर्ड जो डीएनए है, अच्छा इसको कौन सा सेल बोलेंगे अपन, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, क्योंकि ये किसी बाहरी डीएनए को ग्रहण कर रही है तो रेसिपिएंट ही होगी, ग्राही ही होगी, ठीक है। अब जो मैंने कहा कि डीएनए, आउटर डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड फाइब्रिल डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा विघटित हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक स्ट्रैंड को डॉट डॉट से शो कर दिया है आपके सामने, ठीक है, जो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। और इसी टाइम ये जो आउटर डीएनए है यह बैक्टीरियल सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम्स को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और वहां पे खुद समायोजित हो जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या करेंगे अपन, ये बैक्टीरियल, ये वो विघटित हुआ पार्ट, और यहां पे ये आउटर डीएनए जुड़ गया, ये लो, देख सकते हो आप। तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की या रूपांतरण की, पहले एक बैक्टीरियल सेल सामान्य क्रोमोसोम था, यानी खुद के लक्षण थे इसके पास, लेकिन अभी क्या हो गया, अपन ने कुछ आउटर डीएनए ट्रांसफर कर दिया जो इसके साथ धीरे धीरे समायोजित हो गया है, यानी कि इसका अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में रूपांतरण हो गया है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब इसमें अगर बाइनरी फिशन होता है, इसमें अगर बाइनरी फिशन होता है तो प्रत्येक जो डॉटर बैक्टीरियल सेल बनेगी उनमें प्रत्येक के पास ये आउटर डीएनए भी या आउटर डीएनए की कॉपी भी होगी। ये लो, ये रेड मार्कर से शो कर दिया है मैंने इतना सा भाग। तो इसे कहेंगे अपन रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप, पहले रूप ये था लेकिन अपन ने इसका रूप बदलकर ऐसा बना दिया है, ठीक है। ये था ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर है? ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे ट्रांसडक्शन की, जिसे बोलते हैं पराक्रमण। क्या बोलते हैं? पराक्रमण। ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना पराक्रमण, जिसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। नाम सुना होगा आपका, नाम सुना होगा इसका भी आपने पहले। तो ये क्या होता है पराक्रमण? पराक्रमण यानी आक्रमण करना, ट्रांसडक्शन करना किसी सेल पर। तो ये जो रिएक्शन है, ध्यान सुनना, ये जो रिएक्शन है यह एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, यानी इस रिएक्शन में, ट्रांसडक्शन नामक रिएक्शन में, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में उसका ट्रांसफर बैक्टीरियोफाइज के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? बैक्टीरियोफेज के माध्यम से बोलते हैं अपन जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी के माध्यम से होता है। यानी कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इससे इसके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर दूसरी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। इससे यानी कि ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल पे आक्रमण करेगा और साथ में इसके जीन्स भी ग्रहण कर लेगा और फिर ये दूसरी सेल पे आक्रमण कर लेगा। तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं? ट्रांसडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस रिएक्शन में एक बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर या आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण दूसरी बैक्टीरियल सेल में जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। ठीक है। इस रिएक्शन की खोज का श्रेय जिंडर तथा लेडरबर्ग 1952 में, यानी जो ये रिएक्शन की खोज की थी या इस रिएक्शन के बारे में जिसने सर्वप्रथम बताया था, उनका नाम है जिंडर और लेडरबर्ग। इन्होंने सन 1952 में इस रिएक्शन के बारे में बताया था। और इस रिएक्शन की जो खोज की थी, वो खोज की थी एक बैक्टीरिया में जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफोरियम। साल्मोनेला टाइफ्यूरम नामक बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की खोज इन्होंने की थी। और इन्होंने ये बताया था कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज किसी स्पेशल बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका जीनोम है या राउंड सर्कुलर डीएनए है। कोई बैक्टीरियोफाज ये क्या है? बैक्टीरियोफाज है। ये कोई स्पेशल बैक्टीरियल सेल पे अटैक करके इसके स्पेशल कैरेक्टर्स या जीन्स को ग्रहण कर लेगा। जब ये बैक्टीरियोफेज इसके स्पेशल कैरेक्टर्स लेकर दूसरी बैक्टीरियल सेल पे जाकर अटैक करेगा, तो यह अपने साथ लाए हुए पहली बैक्टीरियल सेल के स्पेशल कैरेक्टर्स या जीन्स को इसमें ट्रांसफर कर देगा दूसरी बैक्टीरियल सेल में। तो इस तरह से पराक्रमण या ट्रांसडक्शन की रिएक्शन बैक्टीरियोफेज के माध्यम से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में होती रहती है, जिसके कारण नए नए बैक्टीरियल सेल्स का प्रोडक्शन होता है। कुछ नए नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे इसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स थे, स्पेशल कैरेक्टर्स थे, बैक्टीरियोफेज ने इस पे आक्रमण कर उनको खुद के अंदर ग्रहण कर लिया। और जैसे ही ये कोशिका मरी तो ये भी बैक्टीरियोफेज भी रिलीज हो गए और किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल पे जाकर आक्रमण कर दिए। तो अपने साथ लाए हुए पहली बैक्टीरियल सेल के जो लक्षण थे या जीन्स थे, उनको इस दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं पराक्रमण या ट्रांसडक्शन।
यह जो रिएक्शन है यह भी 2 टाइप्स से कंप्लीट होती है। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कुछ नोट्स में समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं। मेन बात तो यही है कि हम तो इतनी मेहनत करके रेगुलर क्लासें आपके अपलोड कर रहे हैं और हम देखते हैं कि 2 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में उस वीडियो पे या मेरी इस क्लास पे लगभग 10 या 12 या लास्ट 20 तक व्यूज जाते हैं बस। जबकि आपके क्लास में स्टूडेंट्स की बात करें तो 68 के लगभग स्टूडेंट्स थे। तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आप में से ये 68 जो स्टूडेंट्स थे इनमें से 10 या 20 स्टूडेंट्स ही, लास्ट 10 या 15 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो 7 दिन के अंदर ली गई क्लास को देखते हैं। अब वो देखते हैं, आधी देखते हैं, पूरी देखते हैं, वो उन पे डिपेंड है। यानी कि आपकी क्लास में से 10-15 स्टूडेंट ही पढ़ने वाले हैं, बाकी तो ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको मतलब है बस नोट्स बनाने से। अरे नोट्स बना के क्या कर लोगे जब समझ में नहीं आएगा? लास्ट में वही रट्टा मारना है और एग्जाम में लिख के आना है। इससे क्या कर लोगे? डिग्री हासिल कर लोगे, फिर आगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आगे रिसर्च में जाओगे, किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो भी वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और समझे बिना आप कितना रट के काम चला लोगे। तो मेरा यही कहना है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत करो। और वो मेहनत कब दिखेगी आपकी? जब यहाँ पे व्यूज़ बढ़ेंगे। जैसे ही वीडियो डला 2 दिन में कम से कम 40-50 व्यू तो होने चाहिए उस पर। तो आप पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब यही बात है। तो नेक्स्ट जब भी हो, अगर हम ये चीज़ नोट करें तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ही रहेगी आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, धन्यवाद।